गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रेशर तुमको सिखाया था कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज क्या करते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो एक टाइप का फोर्स है। और हमेशा याद रखना, जैसे एक हमारे माइंड में एक कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। ठीक है, हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन ऐसा बैठा है कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को रोकता है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इसको कभी नहीं याद रखना, ये याद रखना, फ्रिक्शन opposes relative motion। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बात समझ में आ रहा है? अब सब सर ये रिलेटिव मोशन क्या है, पहले वाली लाइन में और सेकंड वाली लाइन में क्या डिफरेंस हो गया? देखो, मोशन का मतलब है कि पार्टिकल मूव कर रहा है। मोशन का क्या मतलब है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है। रिलेटिव मोशन का मतलब देखो क्या है, ध्यान से समझना इसको। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी। अभी क्या है ना, मान लो ऑब्जेक्ट ए रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट बी आगे भाग रहा है ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैं इसको केसेस बना के बताता हूं आपको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मैं रिलेटिव मोशन अगर समझाने की कोशिश करूं तो एग्जांपल 1 देखते हैं। फोन आ गया, पता नहीं फोन क्यों करता है यार। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑपोजेस रिलेटिव मोशन, इसमें क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है, मान लो ऑब्जेक्ट ए क्या है, रेस्ट पे है, इसका जो स्पीड है वो कितना है, 0 है। और जो ऑब्जेक्ट बी है, मान लो ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, अभी ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। मान लो अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर है, ऐसे कोई ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि अगर इसका स्पीड 0 है और उसका स्पीड 0 है, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल ए भी रुका हुआ है और पार्टिकल बी भी क्या है, रुका हुआ है। तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ऑब्जर्वर बोलेगा कि पार्टिकल ए एंड बी बोथ आर एट रेस्ट, पार्टिकल ए एंड बी बोथ आर एट रेस्ट, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? अच्छा, ए अगर बी के बारे में बोलेगा तो ए क्या बोलेगा, ए ऐसा बोलेगा, ए विल स्पीक फॉर पार्टिकल ए बी इज एट रेस्ट। और पार्टिकल बी भी ऐसा ही बोलेगा क्या? पार्टिकल बी क्या बोलेगा कि मेरे के लिए जो पार्टिकल ए है वो क्या है, रुका हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करते हैं, अभी फिर से पार्टिकल ए जो है इसका स्पीड कितना है, 0 है। लेकिन ये जो पार्टिकल बी है, ये क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? फिर से यहां पर ऑब्जर्वर है, अब फिर से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ऑब्जर्वर बोलेगा कि फॉर ऑब्जर्वर ये जो ऑब्जर्वर है, फॉर ऑब्जर्वर पार्टिकल ए इज एट रेस्ट, पार्टिकल ए इज एट रेस्ट बट पार्टिकल बी इज मूविंग, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ए क्या बोलेगा, फॉर ए
बी इज मूविंग। बात समझ में आ रहा है क्या? इस वाले केस में दोनों रेस्ट में थे, ऑब्जर्वर को लगा कि ए भी रुका हुआ है, बी भी रुका हुआ है, और ए को लगा कि बी क्या है, बी जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में हमने क्या देखा? एग्जाम्पल 2 में हम ऐसा देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर को लग रहा है ए तो जो है वो रुका हुआ है, लेकिन बी जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, ए को क्या लगा कि ए जो पार्टिकल ए है उसको ऐसा लगा कि बी जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी ध्यान से देखते हैं आगे नेक्स्ट वाले केसेस। बोले कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ नया हमने आपने बताया नहीं मुझे। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, मान लो एग्जाम्पल 3, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल 3 के बारे में बात करूं, अब यूए जो है मान लो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यूबी जो है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ध्यान से देखना अभी। और फिर से जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है यहां पे, फॉर ऑब्जर्वर बोथ ए एंड बी आर मूविंग। ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों ए और बी चल रहे हैं क्या? अच्छा, फॉर ए जो है, ए को बी मूव करता हुआ दिखेगा क्या? अगर बताएगा बी के बारे में तो ए को बी मूव करता दिखाया गया। ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला कि ये ऑब्जर्वर ए, ये ऑब्जर्वर बी, ठीक है, ये रुका था, ये चल रहा था, तो ये मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है। मान लो दोनों के बीच में जो गैप है वो कुछ तो 100 मीटर का है। अब क्या हो रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड का है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर अपने को आगे निकल जाना है क्या? अब ध्यान से देखना, एकदम बहुत जरूरी है। अगर 1 सेकेंड में ये 10 मीटर आगे बढ़ा तो 1 सेकेंड में ये भी तो 10 मीटर आगे बढ़ा ना, तो दोनों के बीच का गैप अभी कितना है? जितना पहले था उतना ही अभी भी है क्या? स्टार्टिंग में दोनों के बीच में गैप है 100। 1 सेकेंड बाद ये 10 मीटर आगे बढ़ गया, 1 सेकेंड बाद ये भी तो 10 मीटर आगे बढ़ गया ना। तो अगर दोनों 10-10 मीटर आगे बढ़े गए तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? अभी भी 100 है सर। 1 और सेकेंड के बाद देख लो, ये 10 और बढ़ा, ये 10 और बढ़ा, अभी भी 100 है क्या? इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों चल रहे थे। ए के रिस्पेक्ट में अगर ए बी को देखेगा तो वो क्या बोलेगा, भाई बी तो रुका हुआ है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कभी बदल ही नहीं रही। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो है वो स्टेशनरी है। तो यहां पर अगर आप जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, फॉर ए पार्टिकल बी इज एट रेस्ट, पार्टिकल बी इज एट रेस्ट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जर्वर से अगर तुम सोचोगे तो ऑब्जर्वर से ए भी दूर भाग रहा है और ऑब्जर्वर से बी भी दूर भाग रहा है। ऑब्जर्वर से ए और बी दोनों दूर दूर भाग रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल 3 में अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में बी कभी दूर भाग पा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो रुका हुआ है, हाँ या ना? यही बी, ये जो बी है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर बी है वो क्या है, रुका हुआ है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि कौन सा ऑब्जेक्ट चल रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे वो होता है ना कि तुमसे लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, ऐसा पूछा ना क्या चल रहा है, तो क्या कौन चल रहा है, कौन रुका हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। ऐसा नहीं समझना है, ध्यान से सोचो। जब आप ट्रेन पे बैठते हो या बस या व्हीकल्स में आप जब बैठ के मूव करते हो तो आपको लगता है क्या कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे भाग रहे हैं? ऐसा लगता है क्या, फील होता है क्या कि जितने बस पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो आसपास का सीनरी है वो पीछे कहीं भाग रहा है, जो सीन है वो पीछे भाग रहा है क्या? नहीं, आप आगे जा रहे हो। कौन मूव कर रहा है? एक्चुअल में आप आगे मूव कर रहे हो, लेकिन आप अगर ऑब्जर्वर, आप देख रहे हो मतलब आप ऑब्जर्वर हो गया, तो आप जो देख रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि जो सीनरी है वो पीछे भाग रहा है। एक्चुअल में कौन भाग रहा था? आप आगे भाग रहे थे, तो हमें क्या लग रहा है कि ऑब्जर्वर पीछे भाग रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। लेकिन मान लो तुम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो और बाइक कोई और ट्रैवल कर रहा हो, तुम पीछे बैठो, तो जो बाइक चला रहा है और जो तुम पीछे बैठो, दोनों के बीच में जो गैप है वो कभी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन दोनों ही मूव कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में? जो बाहर में कोई होता, रोड से कोई अगर देखता तो रोड वाले इंसान के रिस्पेक्ट में आप भी मूव कर रहे हो और जो ड्राइवर है वो भी मूव कर रहा है क्या?
बात समझ में आ रहा है? लेकिन ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो क्या? नहीं, ना ही आपके रिस्पेक्ट में ड्राइवर मूव कर रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके और ड्राइवर के बीच का जो कभी सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा बोलना, जैसे ये बोलते हैं ना कि द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में? किसने बताया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? या अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में? सिंपल सा एग्जांपल समझो, जब तुम बस में कहीं पे मूव करते हो, तो बस में जब तुम कभी मूव कर रहे हो तो वो जो बस है वो मूव कर रही है, वो जो बस है वो मूव कर रही है। बस में बैठे तुम भी मूव कर रहे हो, तुम्हारे सामने बैठा एक बुढ़ा, वो भी मूव कर रहा है, सब कोई मूव कर रहे हैं क्या? किसके रिस्पेक्ट में? जहां पे तुमने बस जो स्टेशन में लिया था, मान लो तुमने ये राजापेट जो बस स्टैंड है वहां पे तुमने अगर बस लिया, तो राजापेट बस स्टैंड के रिस्पेक्ट में बस, तुम और वो जो सामने बैठा बुढ़ा है, सब मूव कर रहे हैं क्या? हाँ या ना? लेकिन अब जो राजापेट में जो बस के सामने जो तुम्हारे सामने जो बुढ़ा बैठा था, तुम पूरा ट्रैवल करते करते तुम नागपुर पहुंच गए, लेकिन वो बुढ़ा चेंज नहीं हुआ। तो तुम्हारे और उस बुढ़े के बीच में कभी कोई गैप हुआ क्या? कभी कोई सेपरेशन हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब उस बुढ़े के रिस्पेक्ट में तुम क्या रुके हुए हो। लेकिन जब राजापेट में जब तुमने बस लिया था, वहां पे वो जो वहां पे वो जो अरे वो सपोज वो जो फल वाला था या फ्रूट वाला था, उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो क्या? बात समझ में आ रहा है? वही तुम उस बुढ़े के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, वही तुम उस बस के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, लेकिन वही तुम वो जो राजापेट में जो वेंडर था उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल 3 समझ में आया क्या? एग्जाम्पल 3 में हमने क्या देखा कि पार्टिकल बी जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मूव कर रहा है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, मुझे लगता है इसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा 100% कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल 4, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी। सपोज दिस ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ए भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी भी मूव कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? ए एंड बी बोथ आर मूविंग, अच्छा, ऑब्जेक्ट ए के लिए बी, अगर ऑब्जेक्ट ए का स्पीड देखोगे तो वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। अगर ऑब्जेक्ट ए के बारे में बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा है? 1 सेकेंड में 5 मीटर आगे बढ़ेगा। मान लो ए और बी ऐसे थे, 100 मीटर का सेपरेशन था दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट ए जो है वो 5 मीटर आगे बढ़ा, लेकिन इस टाइम पर ऑब्जेक्ट बी कितना बढ़ गया? वो तो 10 मीटर आगे बढ़ गया ना। बात समझ में आ रहा है? पहले 100 था, इसने 5 कम किया, इसने 10 बढ़ा दिया। तो पहले 100 था, इसने 5 कम किया तो 95 हो गया, लेकिन उसने 10 बढ़ा दिया तो 105 हो गया क्या? बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है वो चेंज हो रही है ना। अगर ए और बी के बीच की दूरी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। क्लियर है क्या? हाँ या ना? हमें क्या करना है? इस तरह से याद रखना है रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन समझ में आया क्या कि रिलेटिव मोशन क्या है? जब भी रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रेस्ट पे है या कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मोशन में है, ये नहीं बता सकते। रिलेटिव मोशन का एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में अगर कोई तुमसे एक्सप्लेनेशन पूछे तो बोलना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है, ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये डिपेंड करता है कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है।
जैसे इस वाले एग्जांपल में ऑब्जर्वर के लिए ये भी मोशन में है, ऑब्जर्वर के लिए ये भी मोशन में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है क्या? मतलब सेम ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जर्वर के कारण ऑब्जर्वर अगर देखता तो वो बोलता कि मोशन में है, लेकिन ए अगर देखता तो वो क्या बोलता है? रेस्ट में है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब एक के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में दिख रहा है, इसी कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। क्लियर है क्या? अभी मैंने तुमको फ्रिक्शन तो समझाया नहीं है भाई, मैंने तुमको अभी रिलेटिव मोशन सिखाया है। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है? अच्छा, अब हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को। अब कैसे अपोज करेगा, क्या अपोज करेगा, अगर इसको समझे तो ये व्हाइट बोर्ड रब करना थोड़ा हेक्टिक काम है यहाँ पे, क्योंकि वो डस्टर अगर यूज़ करेंगे ना पूरा व्हाइट बोर्ड क्या होगा? ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और वीडियो की क्वालिटी एकदम गिर जाएगी। वीडियो की क्वालिटी गिर जाएगी, देखने में अच्छा लगेगा नहीं। एक तो लेक्चर ऐसे ही तुम बोलोगे कि सर इतना इंटरेक्टिव नहीं होता, स्क्रीन भी गंदा हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर एकदम ही बेकार है ये तो। इसीलिए व्हाइट बोर्ड को सही से साफ करना ज़रूरी है, ठीक है। वी आर फॉलोइंग द स्वच्छता अभियान, व्हाइट बोर्ड स्वच्छता अभियान। क्लियर द व्हाइट बोर्ड नाइसली, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है ना, रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हैं, फ्रिक्शन में हम कैसे यूज करेंगे। मान लो एक सरफेस है, कैसा सरफेस है? स्मूथ, ठीक है। मान लो एक सरफेस है, कैसा सरफेस? स्मूथ, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया? एक ब्लॉक रख दिया इस तरह से, एम मास का। अभी मैंने जानबूझ का गैप दिखाया है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारे पास एक सरफेस था, कैसा सरफेस? स्मूथ सरफेस, और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर मैंने क्या कर दिया है? एक एम मास का ब्लॉक रख दिया है। अच्छा, अब जैसे ही इस एम मास वाले ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा दूं, फोर्स, अब कितना भी छोटा तुम फोर्स लगा दो भाई, कितना भी छोटा, तुम बोलोगे सर मैं इसमें कितना भी छोटा फोर्स लगाऊं ये चलना स्टार्ट कर देगा, तो क्या? बिल्कुल चलेगा। तुम कितना भी छोटा फोर्स लगा दो, ये जो होगा ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ सरफेस पे रखा है, अब स्मूथ का मतलब ये नहीं कि घर में जो टाइल्स बने थे वहां पे रख दिया सर वो तो स्मूथ है, नहीं। एक्चुअल में रियलिटी में जो हमारे पास सरफेसेस होते हैं ना, ये आइडियल केस होता है। ये क्या होता है? आइडियल केस होता है। इन रियलिटी में हमारे पास जो सरफेसेस है, तुम कितना भी स्मूथ सरफेस बना लो, कितना भी स्मूथ सरफेस बना लो, जब उसको आप मैक्रोस्कोपिक लेवल में माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो आपको सरफेस जो है वो इस तरह से दिखेगा। और वो जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का भी सरफेस आपको क्या करेगा? ब्लॉक का सरफेस भी आपको इस तरह से मिलेगा। इसको थोड़ा अलग से बना लेते हैं। हमने ग्राउंड का सरफेस अगर आप देखोगे तो ग्राउंड का सरफेस भी आपको रफ दिखेगा, और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का भी सरफेस आपको क्या दिखने वाला है? रफ दिखने वाला है। इन रियलिटी में ऐसा कुछ होता है। अब इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रफ। इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रफ। जो रियलिटी में जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं? रफ सरफेसेस हैं। तो अगर ये रफ सरफेस है तो यहां पे अगर इसको मूव कराना है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल बोलूं, मान लो मैंने ये डस्टर लिया और डस्टर को मैंने ऐसा रखा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, डस्टर चल रहा है क्या? नहीं, मुझे एक अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा ना इसको स्लाइड कराने के लिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुमने ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पे रखा होता, ब्लॉक को तुमने स्मूथ सरफेस पे रखा होता, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास मतलब मास का वैल्यू कुछ भी, 1000, 10,000, 20,000 करोड़, कुछ भी अगर तुम मास का वैल्यू रख दोगे तो ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? स्लाइड करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द मास। मान लो मैं बोल रहा हूं ये जो मास है, ये मास कितना है? 10,000 kg है, और मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना है? 0.001 न्यूटन है। अब तुम पूछोगे सर ये ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मतलब क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक नेट फोर्स है क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर नेट फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस फोर्स को रोकने वाला कोई फोर्स है क्या? सर बोलोगे सर इसका वेट है, तो वेट तो भाई नीचे लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg वो तो नीचे लग रहा है। अगर ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये फोर्स, अब इसको आगे कौन चला सकता है? वेट तो चला ही नहीं सकता इसको आगे,
इसको आगे कौन चलाता है? यही फोर्स चलाता है ना। ये बहुत ही ध्यान से समझना है। हम क्या बोल रहे हैं कि एकदम बहुत ही भारी सा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही भारी सा ऑब्जेक्ट है, और अगर तुमने उस बहुत ही भारी सा ऑब्जेक्ट को स्मूथ सरफेस पे रखा होता, स्मूथ सरफेस मतलब आइडियल केस, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर तुमने मान लो एनी हाउ एक स्मूथ सरफेस बना लिया है, उस स्मूथ सरफेस पे अगर तुम ब्लॉक को रख दोगे, बहुत हैवी ब्लॉक भी इमेजिन कर लो, और तुमने बहुत छोटा फोर्स भी अगर अप्लाई कर दिया, तो वो जो ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ना, ये उतना ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। कम फोर्स का मैग्नीट्यूड कम, तो ये कम स्पीड से चलेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो ये ज्यादा स्पीड से चलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास। बात समझ में आएगा क्या? मतलब बात समझ में आएगा? कभी भी ये मत सोचना कि सर इसका मास बहुत ज्यादा है हमने जो फोर्स लगाया तो बहुत ही कम है, ऐसा नहीं सोचना, ये गलत थिंकिंग है। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, अब इस वाले केस में तुम कितना भी छोटा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो, ये चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों चल रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, रियलिटी में अगर मैं बात करूं, अब रियलिटी में क्या होता है, ये जो सरफेसेस होते हैं वो रफ होते हैं। सरफेसेस रफ होने के कारण यहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है। फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है, इसका मतलब फ्रिक्शन आ सकता है। अभी फ्रिक्शन है, इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। इसीलिए यहां पर अगर आप देखोगे, मान लो इसमें अगर मैं फोर्स लगा दूं, मान लो यहां पे जो ब्लॉक है वो 10 kg का ही है, और मैंने जो फोर्स लगाया 0.01 न्यूटन, तो ये जो 0.01 न्यूटन है वो शायद अभी इतना काफी नहीं होगा जो इसको चला सके। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अगर सरफेस स्मूथ है, अगर सरफेस स्मूथ है, तो कितना भी छोटे मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो, ऑब्जेक्ट जो होगा वो चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन रियलिटी में हमारे पास क्या होता है, रियलिटी में जो सरफेसेस होते हैं वो रफ होते हैं। अब रफ सरफेसेस में हमेशा याद क्या रखना अपने को, कि रफ सरफेसेस में अगर ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको काउंटर करना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। हाँ या ना? तो मैंने आज के लेक्चर में तुमको क्या क्या बताया है? फ्रिक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ऐसा समझो, फ्रिक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैंने फ्रिक्शन का बस एक इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने तुमको रिलेटिव मोशन समझाया। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट एकदम ध्यान से समझना है। और ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट, कि कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो जाए और तुम कितना भी छोटा फोर्स लगा दो, अगर वो स्मूथ सरफेस पे रखा है तो वो स्लाइड करेगा। अब कितना स्पीड से स्लाइड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कैसा लगाया है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो ये बहुत कम स्पीड से स्लाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन अगर ये रियलिटी के बारे में बात करता है, तो यहां पे क्या होता है, ये भी रफ है और ये भी रफ है। रफनेस के कारण यहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है। अभी है या नहीं है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, तो जब तक वो फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर आप नहीं करोगे ना, तब तक आप इसको स्लाइड नहीं करा पाओगे। बात समझ में आ रहा है? और ये भी याद रखना, जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा मास होता है, उसको उतना चलाना मुश्किल होता है क्या? तो क्यों चलाना मुश्किल होता है, ये सब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आज जो मैंने समझाया है वो तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज।